हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रिजन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे न्यू बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप उसे भी वहां पर से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ डिजीज के इमेज दिए गए हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल है, ये आप लोग को बताना है। जैसे कि सबसे पहले है कोल्ड एंड फ्लू, ये कैसा होगा, कम्युनिकेबल। टाइफाइड कैसा होगा, कम्युनिकेबल। डायबिटीज कैसा होगा, नॉन कम्युनिकेबल। अस्थमा भी नॉन कम्युनिकेबल। एंड चिकन पॉक्स कैसा होगा, ये भी हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि हम लोग जानते हैं कि डिजीज को ब्रॉडली ग्रुप किया जा सकता है कम्युनिकेबल में और नॉन कम्युनिकेबल में। कुछ ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, मतलब जिसको है उसी को रहेगा, ठीक है, सबसे फैलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर कुछ डिजीज दिए गए हैं, उसी में से जो नॉन कम्युनिकेबल है वो आपको छाट करके लिखना है। जैसे कि पहला है टाइफाइड, दूसरा है अस्थमा, तीसरा है डायबिटीज और चौथा है मीजल्स। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल, सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट व्हाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि आपके स्कूल में फ्लू फैल गया है, बहुत सारे आपके सहपाठी ऐसे हैं जो भी एब्सेंट है, उन्हें फ्लू हो गया और वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में आ रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दूसरे लोगों को भी फ्लू होने का खतरा बना रहेगा। तो यहीं पे आपसे पूछा गया है कि स्कूल क्या क्या चीज़ें तुरंत कर सकता है जिससे ये जो बीमारी है वो ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा बच्चों तक नहीं फैले। तो इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, द स्कूल शुड आइसोलेट सिक स्टूडेंट्स, सैनिटाइज क्लासरूम, इनकरेज यूज ऑफ मास्क एंड टेम्पररी सस्पेंड गैदरिंग्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि स्कूल को क्या करना चाहिए ना, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्लू से बीमार है उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, पूरे क्लासरूम को सैनिटाइज कर देना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि वो सभी बच्चे जो है मास्क लगा करके आएंगे, और बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होने देना है, बच्चों को इकट्ठे एक जगह नहीं होने देना है, सभी को उनके क्लासरूम में ही क्या करवाना है, टिफिन ये सब करवाना है, कोई स्पोर्ट्स ये सब फिलहाल नहीं करवाना है, असेंबली ये सब का जो गैदरिंग होता है उससे बच्चों को बचाना है। ये सारी चीज़ें स्कूल कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ योर क्लासमेट who shares the bench with you starts showing symptoms of the flu, how can you respond in a considerate way without being rude or hurtful। देखिए मान लीजिए कि आपके बगल में आपका जो दोस्त बैठता है, अगर उसको भी फ्लू का ही सिम्टम्स दिखने लगे, उसमें भी आप देखने लगे कि उसको भी फ्लू के ही सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उसके प्रति आप कैसा व्यवहार रखोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, ये पूछा गया है। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, उससे रूडली बिहेव नहीं करना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, आई वुड पोलाइटली सजेस्ट देम टू विजिट द स्कूल डॉक्टर, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट एंड एश्योर देम दैट आई केयर अबाउट देयर हेल्थ व्हाइल कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस। मैं उसे कहूंगा कि तुम्हें स्कूल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ज़्यादा किसी से क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, और मैं उसे ये भी कहूँगा कि मैं तुम्हारी केयर तो करता हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं उससे कुछ दूरी हमेशा मेंटेन कर रहा हूँ, उसका ख्याल रखूंगा मैं, लेकिन हमेशा कुछ दूरी मेंटेन करते हुए, ताकि मुझे भी वो फ्लू जो है इन्फेक्ट ना कर दे। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को कैसे बचा सकते हैं, ताकि उन्हें भी फ्लू नहीं हो और आपको भी फ्लू नहीं हो। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, बाय वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, वियरिंग मास्क, अवॉइडिंग शेयरिंग फूड वाटर, कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम सिक स्टूडेंट्स एंड इंप्रूविंग इम्यूनिटी थ्रू हेल्दी फूड। मैं क्या करूँगा ना, अपना हाथ जो है बार बार धोऊंगा, मास्क पहनूंगा, फूड खाना पानी बार बार शेयर नहीं करूँगा, जो बीमार बच्चे हैं उनसे मैं हमेशा दूरी बना करके रखूंगा, और हेल्दी फूड खा करके अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रिवेलेंट। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो फैमिली, आपका जो परिवार है वो एक ऐसे शहर में जाने वाला है ना जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। व्हाट प्रिकॉशंस
शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। आप उस शहर में जाओगे तो जाने से पहले आप क्या क्या चीज़ें करके जाओगे, या फिर वहाँ जब आप हो तो आप उस समय वहाँ पर क्या क्या चीज़ें करोगे, एंड वहाँ से जब आप आ जाओगे तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बिफोर, कैरी मॉस्किटो नेट्स, रिपेलेंट एंड एंटी मलेरियल मेडिसिन। मैं वहाँ जाने से पहले, फिर हमारी फैमिली वहाँ जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, मॉस्किटो का नेट लेकर के जाएंगे, रिपेलेंट्स लेकर के जाएंगे और एंटी मलेरियल मेडिसिन लेकर के जाएंगे ताकि हमें मलेरिया ना हो। आफ्टर गेट मेडिकल चेकअप इफ एनी सिम्टम्स, फीवर, चिल्स अपीयर। देखिए अगर मुझे ऐसा कोई सिम्टम लगेगा कि हमें बार बार बुखार आ रहा है, अचानक से ठंडा लग रहा है, तो उस समय मैं क्या करूँगा, खुद का मेडिकल चेकअप करवाऊंगा, परिवार के लोगों का भी मेडिकल चेकअप करवाऊंगा अगर ऐसा कोई सिम्टम्स मुझे दिखता है तो। ड्यूरिंग यूज मॉस्किटो नेट्स, रिपेलेंट्स, वियर फुल स्लीव्ड क्लोथ। मैं क्या करूँगा, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करूँगा जब भी मैं वहाँ पर हूँ, अपने फैमिली को भी इस्तेमाल करवाऊंगा, रिपेलेंट्स को इस्तेमाल करवाऊंगा, उसके साथ साथ पूरे स्लीव वाले कपड़े में पहनूंगा। अगला सवाल देखिए, इसी में क्या बोला गया है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। आप अपने छोटे छोटे भाई बहनों को कैसे समझाओगे कि मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स का क्या यूज है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा उस जगह पे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, आई वुड एक्सप्लेन दैट मॉस्किटो बाइट्स स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, चिकनगनिया एक्सेट्रा एंड नेट्स रिपेलेंट्स एक्ट एज प्रोटेक्शन शील्ड्स टू कीप अस सेफ। मैं अपने छोटे भाई बहनों को ये बात समझाऊंगा कि जब मच्छर हमें काटते हैं ना तो उससे हमें मलेरिया होने का, डेंगू होने का, चिकनगनिया होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। एंड जब हम लोग नेट्स या फिर रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हम सुरक्षित रहते हैं क्योंकि हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तीसरा सवाल देखिए इसी में, व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर्स इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज। मान लीजिए वहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग गए ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ एडवाइजरीज को बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो सकता है। दे मे गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया और अदर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज विच कैन लीड टू सीवियर इलनेस एंड समटाइम्स डेथ। देखिए उन्हें हो सकता है कि मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाए या फिर कोई दूसरी बीमारी उन्हें हो जाए जो मॉस्किटो से ही होती है, जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा तबियत खराब झेलना पड़े। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो। बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। Fifth question है, your uncle has started smoking just to fit in with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death। देखिए आपको पता चलता है कि आपके जो चाचा है ना वो अब स्मोकिंग करने लगे हैं ताकि वो अपने दोस्तों के पूरे फ्रेंड सर्कल में क्या हो पाए, फिट हो पाए। ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग के चलते बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उसके चलते हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, ये जानते हुए भी आपके चाचा ने क्या कर दिया है, स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू से टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। आपको बिल्कुल भी रूड नहीं होना, उन पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा क्या करोगे कि वो इस चीज़ को छोड़ दें। Answer, I would tell him calmly that smoking damages lungs, causes cancer and shortens life and that his family needs him to stay healthy। मैं उन्हें कहूँगा कि देखिए क्या होता है ना, स्मोकिंग करने की वजह से हमारा जो लंग्स है वो खराब हो सकता है, उससे कैंसर होता है एंड हमारा जो जीवन काल है वो छोटा होते चला जाता है और हम सबको आपकी ज़रूरत है, आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, तो स्मोकिंग प्लीज़ छोड़ दीजिए। सेकेंड, व्हाट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई दोस्त होता है एंड वो आपको एक सिगरेट देता है, तो आप क्या करोगे उस सिगरेट का, आप उसे लोगे या फिर क्या करोगे। तो आंसर में हम लिखेंगे, आई वुड रिफ्यूज पोलाइटली, एक्सप्लेन इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स एंड इनकरेज माई फ्रेंड टू क्विट टू। देखिए मैं जो हूँ ना बहुत ही शांति से उसे मना करूँगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, सिगरेट अपने पास रख, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स उसे बताऊँगा कि भाई देख सिगरेट पीने से ऐसा 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 होता है, तो मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। और मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम्हें भी सिगरेट छोड़ देना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। हमारा स्कूल बच्चों को कैसे रोक सकता है इस चीज़ से ताकि वो इस बुरी तरह के हैबिट्स में बिल्कुल भी नहीं फंसे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, बाय कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स, इन्वाइटिंग डॉक्टर्स फॉर सेमिनार्स, स्ट्रिक्ट एंटी स्मोकिंग रूल्स एंड प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल। हमारा स्कूल क्या कर सकता है इस चीज़ के लिए, हमारा स्कूल जो है ना अवेयरनेस कैंपेन लगवा सकता है, बहुत सारे डॉक्टर्स को बुला सकता है सेमिनार्स के लिए, उसके साथ साथ बहुत कड़े कड़े रूल्स बना सकता है स्मोकिंग को लेकर के, और उसके साथ साथ एक काम कर सकता है कि स्पोर्ट्स एंड हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे स्कूल में करवाए जा सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन सो वी डिड नॉट वरी अबाउट डिजीजेज। What questions can Vinita ask her to help Sania understand that her statement is incorrect?
देखिए सानिया जो है अपने दोस्त को बोलती है, उसके दोस्त का नाम क्या है, विनीता है, वो अपने दोस्त को बोलती है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो किसी प्रकार के इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं एंड हमें बीमारियों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे विनीता उस सानिया से क्या क्या ऐसे सवाल पूछेगी जिससे ये सानिया को पता चल जाए कि वो जो एंटीबायोटिक्स के बारे में सोचती है ना, या फिर उसका जो स्टेटमेंट उसने दिया है कि एंटीबायोटिक्स सभी तरह के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, उससे वो कैसे सही चीज जान सकती है, विनीता की सहायता से कैसे वो सही चीज जान सकती है कि ऐसा नहीं होता है, उसका जो स्टेटमेंट है वो आधा सही और आधा गलत है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस विनीता कैन आस्क, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो विनीता जो है सानिया से पूछ सकती है। कैन एंटीबायोटिक्स क्योर वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोल्ड, फ्लू और डेंगू, क्या एंटीबायोटिक्स से वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि कोल्ड, फ्लू और डेंगू जैसे बीमारियां ठीक हो सकते हैं। व्हाट हैपेंस इफ एंटीबायोटिक्स आर टेकन अननेसेसरली, क्या होगा अगर एंटीबायोटिक्स को भी ऐसे ही ले ले, बेकार में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है किसी को, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक्स लिए जा रहा है, तो उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। डू यू नो दैट मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉजेज एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, क्या तुम्हें इस बात को पता है कि अगर कोई बिना मतलब का एंटीबायोटिक्स लेगा तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंटीबायोटिक उसके शरीर में फिर बाद में काम नहीं करने लगेगा, क्या तुम ये चीज जानती हो। अगर विनीता उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी ना तो सानिया समझ जाएगी कि हाँ उसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कोई एक अस्पताल है वहाँ पर कितने डेंगू के केस आए हैं पूरे एक साल में, वो चीज़ का आपको ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि देखिए सबसे पहले जनवरी मंथ का आपको दिया गया है, नंबर ऑफ डेंगू केसेस कब है, कितने हैं, 10 है, फरवरी में 12 है, मार्च में 15 है, अप्रैल में 18 है, मई में 22 है, जून में 40 है, जुलाई में 65 है, अगस्त में भी 65 है, सितंबर में भी 65 है, अक्टूबर में फिर 30 है, नवंबर में फिर 30 है, दिसंबर में फिर 20 है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये पूरा जो नंबर है डेंगू केसेस का वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक बढ़ता है, मतलब कि कुछ समय तक बढ़ता है, बिल्कुल पीक पे होता है जुलाई अगस्त सितंबर में, एंड फिर थोड़ा सा घटता है, जून तक बढ़ा और बढ़ा कब, सितंबर तक और भी ज़्यादा बढ़ा, लेकिन उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ केसेस ऑन द वाई एक्सिस एंड मंथ ऑन द एक्स एक्सिस, क्रिटिकली एनालाइज योर फाइंडिंग्स एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है ना, इसी डेटा का एक बार ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस में आपको रखना है नंबर ऑफ केसेस को, और जो भी मंथ है उसे आपको एक्स एक्सिस में रखना है एंड उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका आपको आंसर देना है। जैसे कि सबसे पहले है इन विच 3 मंथ्स वर द डेंगू केसेस हाईएस्ट, यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे 3 महीने थे जिसमें डेंगू केसेस सबसे ज्यादा थे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे जुलाई अगस्त सितंबर, 65 केसेस ईच, यानी कि 65 केसेस जो है देखने को मिलते हैं। अगला इन विच मंथ्स वर द केसेस लोएस्ट, यानी कि सबसे कम कहां पर थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च में हमें सबसे कम केसेस देखने को मिलते हैं। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि जनवरी में जो है 10 केस थे, फरवरी में 12 थे और मार्च में 15 केस थे रिस्पेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट नेचुरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग द पीक मंथ माइट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन डेंगू केसेस, यानी कि नेचुरल और इन्वायरमेंटल ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम ये देख सकते हैं कि डेंगू के केसेस जो है ना वो बीच में बढ़ जाते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हेवी रेनफॉल, वाटर लॉजिंग, स्टैग्नेंट वाटर इन कंटेनर्स, पुअर ड्रेनेज एंड वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। देखिए हम देखते हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में भारत में मानसून का महीना होता है, एंड इस समय क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं कहीं पानी जाम हो जाता है, पानी जो है एक जगह जमा हो जाता है, तो वो जगह जो है उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है नमी ये सब बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से वहाँ पर जो मच्छर ये सब है ना वो ब्रीडिंग बहुत तेज़ी से करते हैं, अपने जैसे और भी यंग वंस को पैदा करने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मच्छर हमें देखने को मिलते हैं जो किसी को भी काट करके डेंगू ये सबसे इंफेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट अ फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स दैट द कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के जो भी लोग हैं या फिर वहाँ पर जो भी सरकार है वो क्या चीज़ें कर सकती है बिल्कुल पीक टाइम आने से पहले, पीक सीजन आने से पहले, ताकि डेंगू जो है वो ज़्यादा नहीं फैले। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे रिमूव स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जहाँ भी जाम पानी है, जमा हुआ पानी है उसे हमें हटाना चाहिए, या फिर कोई ऐसे जगह होंगे जहाँ पे पानी जम सकता है तो उस जगह को हमें ठीक करना चाहिए। दूसरा स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन ड्रेन्स एंड वाटर लॉग एरिया, यानी कि हमें क्या करना है ड्रेन्स ये सब में क्या करना है ना इंसेक्टिसाइड्स को छिटना है ताकि वहाँ पर मच्छर ये सब नहीं पनपे। तीसरा यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, हमें क्या करना है मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना है और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है। कवर वाटर स्टोरेज कंटेनर, आपके घर में आपके घर के आसपास जो भी वाटर को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स है उन्हें हम लोग को ढक देना ताकि उसमें मच्छर पैदा नहीं हो। और अंतिम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बिफोर मानसून,
एट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपिंग, व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आप जो है आपके स्कूल हेल्थ कैंपेन के इंचार्ज है, आप कौन कौन से ऐसे मैसेज देंगे अपने लोगों को, यानी कि अपने स्कूल के बच्चों को या फिर अपने स्कूल के टीचर्स को, जिससे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ना वो कम हो जाए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे वॉश हैंड्स रेगुलरली एंड मेंटेन हाइजीन। हमें क्या करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है एंड हमें खुद में साफ सफाई रखनी है। यूज मॉस्किटो नेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। हमें क्या करना है, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना है, साफ पानी पीनी है, और अगर हमें कोई कम्युनिकेबल डिजीज का अगर खतरा लगता है तो हमें उसका पर्टिकुलर जो वैक्सीनेशन होता है वो करवा लेना है। ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज डेली, अवॉइड जंक फूड, स्मोकिंग एंड एल्कोहल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमें क्या करना है ना, अच्छा और अच्छा खाना खाना है, उसके साथ साथ हमें डेली एक्सरसाइज करना है, जंक फूड ये सब हमें ज़्यादा नहीं खाना है, स्मोकिंग सिगरेट ये सब हमें नहीं पीना है, उसके साथ साथ एल्कोहल ये सब हमें नहीं पीना है, ताकि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से क्या हो, बचे रहें। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे गेट रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस। हमें क्या करना है, अपना हेल्थ चेकअप हमेशा करवाते रहना है कि हमें कोई कहीं बीमारी तो नहीं हो गई है, और लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी है कि देखो भाई हेल्थ चेकअप ये सब करवाते रहो, जंक फूड ये सब मत खाओ, अपना जो साफ सुथरापन है उसे मेंटेन करके रखो ताकि हमें कोई बीमारी नहीं हो, हाथ ये सब हमेशा धोते रहो। इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, अवेयरनेस जागरूकता फैला सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड नॉट टेक एन एंटीबायोटिक फॉर अ वायरल इन्फेक्शन लाइक अ कोल्ड, अ कफ और फ्लू। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन। आपको यहाँ पे बोला गया है कि हमें हमेशा इस चीज़ का सुझाव दिया जाता है ना कि हमें एंटीबायोटिक जो है एक वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं लेना चाहिए, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फ्लू हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। तो क्या आप इस चीज़ के लिए, इस सुझाव के लिए एक पॉसिबल रीजन बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया नॉट वायरसेस। टेकिंग एंटीबायोटिक्स unnecessarily causes antibiotic resistance which makes bacteria stronger and future infections difficult to cure। देखिए एंटीबायोटिक्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। अगर हम लोग बिना मतलब का एंटीबायोटिक्स लेंगे तो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तैयार हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा ना कि बैक्टीरिया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड आने वाले जो इन्फेक्शन होंगे, वो जो आने वाले समय में हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं वो हमें जल्दी हो जाएंगे, फिर वो उन एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होने लगेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए, विच डिजीजेज अमंग द फॉलोइंग मे स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट कॉन्टामिनेटेड बाय एक्सक्रीटा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी एक बीमारी से इन्फेक्टेड है, तो उसके वेस्ट की वजह से अगर वो अपना वेस्ट जो है वो किसी पीने वाले पानी वाले एरिया में पास कर देता है, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है वो आपको बताना। आपको एक लिस्ट टाइप का नीचे दिया गया है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए उसमें है, ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियोमाइलिटिस है, उसके साथ कोलेरा है और चिकन पॉक्स है। तो इनमें से कौन कौन सी बीमारियां जो है आपको हो सकती है उस इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से, तो वो आपको लिखना है। तो आंसर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, पोलियोमाइलिटिस हो सकता है एंड कोलेरा ये हो सकता है। अगर हमें खराब पानी मिले, खराब पानी हम लोग पी ले, गंदा पानी पी ले, तो ये खराब पानी की वजह से हमें हो सकता है। 11th क्वेश्चन है, whenever body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low, but on exposure to same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure. Why is it so? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब हमारे बॉडी में ना जब हमारे बॉडी में एक पैथोजन फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उससे बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अगर वही वाला पैथोजन दोबारा हमारे बॉडी में आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही भयंकर होता है पहले एक्सपोजर की तुलना में। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें हम लोग आंसर में लिखेंगे व्हेन द बॉडी फेसेस अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज इट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देखिए जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी को पहली बार दिखता है ना, तो उसे पहचानने में थोड़ा टाइम लगता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस द बॉडी ऑल्सो मेक्स मेमोरी सेल्स। इसी के दौरान क्या होता है, हमारा जो बॉडी में जो शरीर है वो मेमोरी सेल्स भी बना करके रखता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम पैथोजन अटैक्स दिस मेमोरी सेल्स क्विकली रिकॉग्नाइज इट एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। अगली बार जब फिर से यही पैथोजन अटैक करता है, ये जो मेमोरी सेल्स है ना वो उसे बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं एंड बहुत नंबर में, बहुत लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर। देखिए इसी को हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और तेज भी होता है, ताकि तुरंत बीमारी पहचान में आ जाए, तुरंत जो है वो पैथोजन वो पहचान में आ जाए एंड तुरंत उसका सॉल्यूशन जो हमारा
बॉडी निकाल करके दे दे। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पर कहा गया है। इसी के साथ बच्चों ये जो सॉल्यूशन वीडियो है कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको आपके बुक में दिए गए सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आप क्लास 8 का कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आप क्लास 8 का कोई भी नया बुक खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।